Hello and welcome to Physics is Awesome. Today, our first chapter is motion. So, whenever we see around us, we can see things, some things like changing their position, some things that does not change its position over time. For example, if you look around us, you can see many things like trees, cars, vehicles, buildings, sun, star, clouds. Among them, some objects change their position with respect to time or over time. Some does not their position over time. For example, if you look if you looking a tree, if you're looking a tree, after some time the position of tree does not change. Means this tree is not changing its position over time. If you see any moving vehicle, after some time it change its position. So here is our vehicle. Let's suppose it is a car. So it changes position over time. So these things, some are moving, some does not. So things that moving, that changes changing its position with respect to time, over time, we can call it that object is in motion. Object or things that does not change its time, does not change its position over time, we can say that that object is in the state of rest. तो हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनमें से कुछ अपना लोकेशन, अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, और कुछ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो अपना पोजीशन समय के साथ चेंज करता है, टाइम के साथ चेंज करता है, देन वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज द थिंग इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. वो मोशन में है. और जो चेंज नहीं करता अपना पोजीशन ओवर टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं दैट थिंग्स, वो क्या है? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट की अवस्था में है. सो motion is if an object, a body, or anything changes its position with respect to a reference point. This reference point means surrounding, जहां से हम मेजर कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं. हम इसको भी समझेंगे थोड़ी देर में. So reference point over time that the object is said to be in motion. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं यहाँ पे, हियर इट इज अ ट्री. यहाँ पे ट्री है,
और इसके पास हमारा एक कार है, यहाँ पे कार है। ये रहा हमारा कार। हम फर्स्ट बार इसको देखें तो इसका पोजीशन इस ट्री के रिस्पेक्ट में यहाँ पे था, इस जगह पे इसका पोजीशन था। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद देखा कि ये कार है जो यहाँ पहुँच गई। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ट्री के कंपेयर में ये यहाँ तक पहुँच गई। इसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया with respect to this particular object, and this particular object is known as our reference point, origin। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अगर ये पेड़ ना होता, सोचो ये पेड़ अगर नहीं होता, तो हम कैसे बता सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद इसने अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गया। ठीक है, हमारा सराउंडिंग में कुछ नहीं है। क्या था हमारा, सिर्फ यहाँ पे एक पेड़ है, तो यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट वी कांट से दैट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग और रेस्ट। इसी तरह हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, हम रेस्ट को डिफाइन करेंगे इस तरह कि इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to a reference time over a period of time, the object is said to be in rest. Okay, now motion and rest are relative. Relative. What does mean by that? It's mean that you can't say that something is in the state of motion or rest if you haven't any reference point. For example, suppose करो आप एक ट्रेन के अंदर हो, ट्रेन के सारे कंपार्टमेंट बंद है, कोई भी खिड़की नहीं है हमारा, और ट्रेन स्मूथली मूव कर रहा है या रेस्ट में है हमें पता नहीं, बट ट्रेन की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जब मूव करेगा तो स्मूथली मूव करेगा, कोई भी शेकिंग नहीं होगा, ट्रेन हिलेगा नहीं, ना ही आवाज करेगा। हमारा जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था वो था साउंड प्रूफ, और ट्रेन की प्रॉपर्टी है वो हिल भी नहीं रहा है। उस समय आपसे पूछा जाए कि आप मूव कर रहे हो, आप मोशन में हो या रेस्ट में हो, फिर आप कैसे बताओगे? हम बाहर नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हमारा ट्रेन हिल भी नहीं रहा है, ठीक है, ना साउंड आ रही है ट्रेन के चलने की, तो फिर आप कैसे बताओगे ये मोशन में है या रेस्ट में? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में यू कांट टेल दैट वेदर यू आर मूविंग और यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज देयर आर नो सराउंडिंग। ठीक है, इस केस में हमारा सराउंडिंग नहीं है, हमारा सराउंडिंग क्या है? इस केस में आप कंपार्टमेंट को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो। तो कंपार्टमेंट के रेफरेंस पॉइंट हम अगर मान रहे हैं, उसको सराउंडिंग मान रहे हैं, तो फिर हम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, हम अपने सीट पर बैठे हुए हैं और ट्रेन का कंपार्टमेंट से जितना हमारा डिस्टेंस है, 1 घंटा के बाद भी हमारा वही सेम रहेगा, उस तरह हम बोल सकते हैं कि रेस्ट में है। अगर खिड़की उसमें आपको किसी तरह खिड़की मिल गया, आप खिड़की खोल दिए, बाहर देखते हैं हम, तो हम अगर देखें कि पेड़, ठीक है, ट्रीज पीछे की ओर मूव कर रही है, तो हम बोल सकते हैं हाँ, हम मोशन में हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपने घर में बैठे हुए हो, चेयर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, ठीक है, आपका दोस्त आया, ठीक है, वो आपको जब देखेगा तो क्या लगेगा उसको कि यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, because you are just sitting on your bed
lying on your bed or sitting on your chair. You does not change. You does not change your position with respect to your friend, with respect to your room, with respect to building, with respect to surface of earth. So I can say that you are in the state of rest. Your friend can also say that you are in the state of rest. But you know that earth is moving. If anybody जो हमारा चांद पे हो या फिर हु इज अदर स्पेस स्पेस में हो और वो टेलीस्कोप से आपको देख रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या पता चलेगा कि आप मूव कर रहे हो बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग ऑल्सो इट्स इट इज मूविंग अराउंड द सन. सो ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि आप रेस्ट में हो बिकॉज अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है विद अ स्पीड. सो अर्थ में कोई भी चीज हो वो कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता है ना. बट जब मेरा फ्रेंड देखा, आपका फ्रेंड देखा, मैंने आपको देखा विथ, तो क्या हुआ, आप रेस्ट में हो. जब स्पेस से किसी ने देखा, मून से किसी ने देखा, तब क्या हुआ, आप मोशन में हो. तो ये दोनों टर्म क्या है, रिलेटिव है. एक पर्सन के लिए आप रेस्ट पे हो, एक पर्सन के लिए आप मोशन में हो. ठीक है, अब सही कौन है, इनमें से दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, बिकॉज मोशन एंड रेस्ट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज अ रिलेटिव टर्म. इसका मतलब ये है, ये सिर्फ डिपेंड करेगा देखने वाले पर. आखिर देख कौन रहा है, आपको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है वेदर यू आर मूविंग और नॉट. ठीक है, एक एग्जांपल और हम लेते हैं. सपोज करो ये ट्रेन है और इधर ये मूव कर रही है टू वार्ड द ईस्ट. यहाँ पे एक पर्सन है बैठा हुआ है ए, और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है बी. यहाँ पे आप हो या कोई भी है पर्सन एक, ये इसको हम बोलते हैं सी. ठीक है, सी, ये ए बी इधर देख रहा है और सी ए बी को देख रहा है. तो अगर हम बोले ए या फिर बी के पर्सपेक्टिव से कौन मूव कर रहा है, सोचो. अगर ए देख रहा है, ए हमारा ऑब्जर्वर है. कौन है हमारा ऑब्जर्वर इस टाइम, इस टाइम हमारा ऑब्जर्वर है ए. ए इज आवर ऑब्जर्वर. ए के अकॉर्डिंग बी रेस्ट में है. बिल्कुल, अगर आप बस में रहते हो, बस में बैठे हो, बस मूव कर रहा है और आगे के सीट वाले कोई पर्सन को आप देखते हो तो वो मूव नहीं हमको दिखाई देता है, मूव नहीं करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो हमारा क्या है, ए के रिस्पेक्ट में हमारा बी रेस्ट में है और ए के रिस्पेक्ट में जब वो बाहर देख रहा है तो सी, सी मूव करेगा इधर इस डायरेक्शन पे. सी अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो सी क्या है, हमारा मोशन में है. और किस डायरेक्शन में, टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट की ओर वो मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, तो ए के ऑब्जर्वेशन पर ये है. बी के ऑब्जर्वेशन पर क्या होगा, सेम होगा हमारा. बी के ऑब्जर्वेशन में हम पाएंगे कि ए रेस्ट में है एंड सी इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन because train is moving toward the north, east. So C will move in the direction of west. तो ये इधर की ओर मूव करेगा. तो ए बी का ऑब्जर्वेशन एक जैसा मिलेगा. अब सपोज करो सी देख रहा है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, सी के ऑब्जर्वेशन पर क्या होगा, सी ऑब्जर्व कर रहा है, तब हमको क्या दिखाई देता है कि सी को दिखेगा ए एंड बी इज मूविंग, मोशन में है. इनका मोशन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट. ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है.
ये क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। अब बोलेंगे सी सही है या ए बी। सो इन फिजिक्स दोनों के दोनों सही है, बिकॉज मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सही है कौन गलत है। हमारा क्या देखना है, रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, आखिर ऑब्जर्व कौन कर रहा है। सी के ऑब्जर्वेशन में ये दो मूव कर रहे हैं, ट्रेन मूव कर रहा है टू द ईस्ट। ए बी के रिस्पेक्ट में अगर ए बी हमारा ऑब्जर्वर है तो ए बी के परस्पेक्टिव में सी मूव कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। So that is the motion and rest and they are relative term. Without any reference point, we can't tell whether I am moving or not. ठीक है, अगर एक एग्जांपल आप लेते हो, अगर स्पेसशिप पे आप बैठे हो, आप डीप स्पेस में चले गए जहां से आपको बाहर खिड़की, आप वहां से खिड़की से देख रहे हो, तो आपको ना तो स्पेस में कोई स्टार दिखा रहा है, ना कॉन्स्टलेशन आपको दिख रहा है, ना कोई लाइट अगर दिख रहा है। ठीक है, उस समय आप नहीं कर सकते कि हम मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मोशन या रेस्ट अगर आप हो तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। उस रेफरेंस पॉइंट से आप कंपेयर करोगे कि आपका पोजीशन उसके साथ चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक रोड है और इस जगह एक स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे सपोज करो स्ट्रीट लाइट है और अब कुछ नहीं दिख रहा है, ये स्ट्रीट लाइट है, और यहाँ से जब एक कार मूव करेगी, यहाँ से एक कार मूव करेगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये मोशन में है, बिकॉज इस बार हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है। ठीक है, ये मूव करेगी इस तरह। बट कार के में बैठा हुआ जो पर्सन है यहाँ पे, उसको लगेगा कि ये मूव नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है स्ट्रीट लाइट पीछे के डायरेक्शन पे, और दोनों केस में सही है। कार को लगेगा ये इधर मूव कर रहा है, इसको लगेगा ये इधर मूव कर रहा है, दोनों सही है। दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, दोनों के अकॉर्डिंग दोनों मूव कर रहे हैं। अगर एक बॉडी मूव करता है तो इस तरह हम कह सकते हैं दोनों बॉडी ही मूव करेंगे, अगर हम दोनों का रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें तो वो मूव करेंगे। फिर क्या है, फिर एक टर्म है कि देखिए, रेस्ट हमारा बनाया गया एक टर्म है, ऐसा होता है नहीं। आप कोई भी चीज उठा लो, सब के सब मोशन में है। ठीक है, आपका ब्लड शरीर के अंदर मूव कर रहा है, आपका हार्ट पंप हो रहा है, न्यूरॉन्स आपके न्यूरॉन्स से इलेक्ट्रिक सिग्नल मूव कर रहा है, तब आप सोच पा रहे हो। तो इनसाइड यू और आउटसाइड यू एवरीथिंग इज मूविंग। दैट्स व्हाई वी जस्ट मेक अ डिफिनेशन ऑफ रेस्ट। इसके लिए क्या चाहिए, मोशन और रेस्ट के डिफिनेशन के लिए हमको चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, इस यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है हमारा पोजीशन का। ठीक है, यहाँ पे हम पर हमारा कंपैरिजन हो रहा है सिर्फ पोजीशन का। और कंपेयर करने के लिए दो चीजें की आवश्यकता होती है, वी नीड टू थिंग्स फॉर कंपैरिजन। तो एक हमारा हो गया जिसको हम ओरिजिन मानेंगे, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और उसके कंपेयर में अगर हम क्या करें, अपना पोजीशन चेंज करते जाए, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हम मोशन में हैं। फिर एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रेन है, और यहाँ पे भी है और एक ट्रेन है, और सराउंडिंग में सोचते हैं कोई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक आदमी यहाँ खड़ा हो गया ट्रेन के ऊपर, और यहाँ पे भी एक आदमी ट्रेन के ऊपर खड़ा हो गया। दोनों की स्पीड सेम है, सपोज करो दोनों की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब ये यहाँ पे कोई खड़ा है और ये इसको देखेगा। ठीक है, और ये इसको देख रहा है, ये ए है ये बी है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो क्या लगेगा, दे आर नॉट मूविंग, दे आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्यों, जब हम बी का बात करें, ठीक है, बी का बात करें तो इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? हम यहाँ आगे यहाँ तक गए, तो ये भी यहाँ तक जाएगा। हम यहाँ तक आए, तो ये भी आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन और दिस रेफरेंस इज़ नॉट चेंजिंग। सो आई कैन से दैट आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। फिर बी के ऑब्जर्वेशन में भी ये देखेगा कि इसका ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जब ये ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे ये है तब यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये है तब यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये होगा। मतलब ये जब भी देखेगा, बी जब भी ए को देखेगा हर समय पाएगा। ठीक है, तो फिर उसे लगेगा क्या कि ए मूव नहीं कर रहा है, और ए को लगेगा बी मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज हमारा रेफरेंस पॉइंट दोनों जगह जब हम लेते हैं वही मूव कर रहा है। तो हर समय हम क्या पाएंगे? रेस्ट में। तो क्या है, मोशन और रेस्ट में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट ही आपको मोशन में, हम बोल सकते हैं तभी कि मोशन में है या फिर रेस्ट में है। ठीक है, आप रेस्ट में है, आप मोशन में होना चाहते हैं, जस्ट चेंज योर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जस्ट चेंज योर रेफरेंस पॉइंट। अगर आप मोशन में है, फिर आप उसको चाहते हैं कि हम रेस्ट में हो जाए, जस्ट चेंज योर रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट ही सबसे मेन चीज है मोशन और रेस्ट में, कि आप रेफरेंस पॉइंट किसको लिए हो। नाउ आफ्टर दैट आई होप you will understand, you have understood that। अब नेक्स्ट हमारा टर्म आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स जस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी, इज जस्ट मीन ऑफ नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? क्वांटिटी। जैसे कि एक बॉय है, यहाँ पे एक लड़का है, इसके ये क्या है, इसका क्वांटिटी है, ये दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करता है, बहुत पीसफुल बॉय है, लव। सो दिस इज द प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक, इसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है, सो दिस इज अ क्वांटिटी। और क्या है, इसको कुछ भी हो जाए बहुत जोर से पेन होता है, इसको पेन बहुत ज़्यादा होता है बाकी सबसे, तो पेन, इट इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक। काइंडनेस, दयालु, it is also a property, so it is a quantity, it is a quantity. But physical quantities are those quantity which can be measurable। फिजिकल क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लव, माई फादर्स लव्स मी, माई फादर्स लव्स मी, हाउ मच? माई फादर्स लव मी लेस, लव मी मोर, बस यही बोल सकते हैं। उसको हम यूनिट में नहीं डिफाइन कर सकते हैं, दैट माई फादर्स लव मी 1 मीटर, माई फादर्स लव मी 1 किलोग्राम, माई फादर्स लव मी 1 केल्विन। नो, वी कांट एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी इन मैथमेटिकल टर्म्स। नंबर्स में हम नहीं इसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट मेजरेबल क्वांटिटी। Okay, they are not measurable quantity, that's why these are non physical quantity। but now यहाँ पे आप देखो, यहाँ एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, यहाँ एक आयरन ब्लॉक है। दोनों को जब हम हाथ में रखते हैं तो ये रहा हमारा वुडन ब्लॉक, ये हमारा आयरन ब्लॉक। ये हमारे हाथ को कम दबाती है, ये हमारे हाथ को ज़्यादा कंप्रेस करती है। तो इसके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, इसी कारण ये ऐसा कर रहा है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मास। मास, मास। ये देखो, ये हमारे पास एक बुक है, यहाँ पे ये बुक है, और ये हमारे पास ये और एक बुक है। ठीक है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे? लेंथ का। देखो, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है। इस प्रॉपर्टी को, जो इसमें और इसमें अंतर करता है, उस प्रॉपर्टी को हम नाम दे दिए इसका लेंथ। दैट इज अ क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस थिंग, लेंथ। एंड यू कैन
एक्सप्रेस एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ नंबर्स। आप नंबर्स में इसको बोल सकते हैं, जैसे 1 मीटर 2 मीटर। यहाँ पे भी क्या है, केजी में इसको बोल सकते हैं, 1 kg 2 kg। मीन मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जिस क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल लव, पेन, काइंडनेस, दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम मेजर कर नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि सोचो हमने पेन का कोई मेजरमेंट का तरीका निकाल दिया। अगर बोल दिया कि एक इंजेक्शन हम लगाएंगे, उसमें जितना पेन होता है उसको हम बोलेंगे 1 यूनिट पेन। ठीक है, उतना दर्द होता है। बट ये मेजरमेंट क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, किसी को पेन होता है, किसी को पेन नहीं होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो फिर हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह इसको नहीं। लव, इसको तो हम यूनिट्स में बदल ही नहीं सकते। कितना प्यार करता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इसको मेजर नहीं कर सकते। काइंडनेस कितना होगा? लेस काइंडनेस होगा या मोर काइंडनेस होगा? तो जो हमारे अंदर की प्रॉपर्टी होती है, अंदर की, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर की प्रॉपर्टीज होती है, उससे क्वांटिटी आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जो इसके बाहर की क्वांटिटी होती है, चीज़ों की क्वांटिटी होती है, जैसे कि किसी का होता है मास, किसी का होता है लेंथ, किसी का मास लेंथ दोनों होता है। जो टाइम बीत रहा है, हमारा पास हो रहा है, पीरियड ऑफ इवेंट्स, ये सब हो गया टाइम। दैट इज द क्वांटिटी। वी कैन मेजर टाइम, we can measure electricity, we can measure anything, so these are physical quantity। जैसे कि अगर आपके घर में बोला, आपकी मम्मी आपको बोली कि जाओ बेटा चीनी लेकर आओ मार्केट से, सो आप क्या बोलोगे? ऐसे जैसे ही आपको बोला कि जाओ बेटा चीनी लेके आओ, चल दोगे आप? नहीं, आप पूछोगे कितना लाना है, हाउ मच। दिस हाउ मच मीन्स व्हाट? दिस हाउ मच मीन्स you can express physical quantity in the term of mathematical number, like 1 kg, half kg, quarter kg, 5 kg। ठीक है, so you can express in mathematical terms or magnitude। The mathematical number or mathematical term या quantitative term is known as magnitude। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड, यू कैन फाइंड दैट मैग्नीट्यूड। यू कैन एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन नंबर्स। ठीक है, आप नंबर्स में इसको व्यक्त कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसका मेजरमेंट हो सके, जिसको हम नाप सके, जिसको नंबर में हम व्यक्त कर सकें, दैट इज द आवर फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम व्यक्त नहीं कर सके उसको क्या बोलेंगे? दैट इज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बट फिजिकल क्वांटिटी को भी हम फर्दर दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। जैसे कि आप सोचो, अगर आपको बोला गया कि जाओ बेटा चीनी लेके आओ, तो आप क्या पूछोगे? हाउ मच, हाउ मच। सो यू नीड अ मैग्नीट्यूड, नंबर कितना चाहिए, मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपको चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड। लेकिन मैं बोलूँगा आपका घर यहाँ पे है, सपोज करो आपका घर यहाँ पे है, और आपके मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सुरेश का दुकान है, वहाँ से चीनी लेके आओ तो ज़रा। तो फिर आपको तो मिल गया मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर, तो आप क्या वहाँ जा पाओगे? नहीं। दिस इज नॉट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। यू नीड अ डायरेक्शन, किधर जाए भैया? इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, नॉर्थ की ओर जाए, साउथ की ओर जाए, ईस्ट की ओर जाए, या वेस्ट की ओर जाए, या इधर नॉर्थ ईस्ट में जाए, ईस्ट वेस्ट साउथ में जाए, साउथ वेस्ट में जाए, किधर जाए? सो यू नीड अ डायरेक्शन। So some quantity needs only magnitude to describe। कुछ क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को खाली मैग्नीट्यूड देकर हम उसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और कुछ को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, और एक डायरेक्शन भी चाहिए। सो जिसमें हमारा डायरेक्शन
और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हमारा यहाँ पे देखो आप, वेक्टर क्वांटिटी, इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए नंबर्स, मैग्नीट्यूड। नंबर्स मीन मैग्नीट्यूड, और इसको चाहिए डायरेक्शन भी, डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके ही हो जाए, ऐसा क्वांटिटी को हम बोलते हैं, इस तरह के क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसको सिर्फ चाहिए नंबर्स, जिसको सिर्फ चाहिए नंबर्स, इसको कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से, सिर्फ चाहिए नंबर्स। नंबर्स दे दोगे, ये अपना फुल डिस्क्रिप्शन दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है जिसका आपको नंबर्स तो देना ही है, मतलब मैग्नीट्यूड तो आपको देना ही देना है, साथ में एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, नहीं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर मास। मास में कोई लेंथ नहीं होता है, 2 किलो नॉर्थ, 2 किलो साउथ, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम, टाइम को भी डायरेक्शन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा मैं 2 घंटा गया किधर, 2 घंटा नॉर्थ, 2 घंटा साउथ, 2 आवर वेस्ट। सो नहीं, इसको डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, वॉल्यूम नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसमें होगा फोर्स, आगे पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब एग्जांपल हो गया। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब हो गया क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट किधर, 2 मीटर टुवर्ड द ईस्ट, ईस्ट की तरफ 2 मीटर, 5 मीटर टुवर्ड द वेस्ट। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया स्केलर क्वांटिटी में स्पीड। स्पीड में नहीं बोलेंगे हम 2 किलोमीटर ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट बोलेंगे किधर मूव कर रहा है, नहीं लेना देना है, स्पीड बताना है सिर्फ हमको, इसका वेलोसिटी नहीं। आगे हम इसको भी पढ़ेंगे। तो आपको समझ में, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये रहा हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, द क्वांटिटी इन द क्वांटिटी which can be measured or measurable, that is our physical quantity. And we can further divide into two groups, that is scalar quantity. Scalar quantity का मतलब क्या होता है, the scalar quantity has magnitude only, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलेंगे, it has both magnitude and direction, means it needs magnitude and direction for description of it। इसका डिस्क्रिप्शन के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन a straight line. So motion in a straight line, so सपोज करो ये है राम का घर, ये है राम का घर, यहाँ पे राम का घर है, यहाँ पे है हमारा
रामू का घर, रामू का घर। ठीक है, ठीक है, यहाँ है राम का घर इस पॉइंट पे, और यहाँ है रामू का घर। इन दोनों के बीच के जो लेंथ होता है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। सो द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज आवर डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है? डिस्टेंस। अब देखो, इसमें हमको और एक टर्म जोड़ना होगा, जैसे कि अगर ये राम का घर है, यहाँ पे राम का घर था, और यहाँ रामू का घर था, यहाँ से रामू निकला बाहर, उसको राम का घर जाना है, और ये सीधा भी जा सकता था, लेकिन इसने सोचा कि थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, तो पहले ये यहाँ गया, फिर यहाँ आया, क्योंकि इसको टाइम पास करना था, बहुत घर में पढ़ लिया इसीलिए। फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, और ऐसे पहुँचा। ठीक है, अब जैसे कि सोचोगे, यहाँ पे ये रामू से रामू का और राम के घर में जो बीच का लेंथ है, वो मान लो हमारा हो गया 100 मीटर। ठीक है, हमारा यहाँ पे भी उसके बीच का जो घर है, उसका डिस्टेंस है 100 मीटर यहाँ पे ऐसे जाने पे। बट वो क्या किया? ऐसे घूम गया, ऐसे चला वो। अब अगर आप पूछा जाए ये रामू ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तब तब हमको उसका पाथ का लेंथ जानना है। एक्चुअली में डिफिनेशन में अभी थोड़ा देर में बता रहा हूँ। ये पाथ, ये कितना दूर तक चला, तो सपोज कर इतना घूम घाम के ये 200 मीटर चल लिया। ठीक है, ऐसे ये गया है, इधर घूमा मस्त से, बाजार उजार घूम के ये यहाँ रामू के घर में पहुंचा। ठीक है, 200 मीटर। इन दिस केस रामू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर, बिकॉज दिस डिस्टेंस is the length of actual path covered by any object। एक्चुअल पाथ का जो लेंथ है, इसने ये पाथ, ये रास्ता लिया और इतना चला, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। इसको और बदमाशी अगर करना रहा, इसको बदमाशी और सूझा, ये ऐसे गया, इधर घुमा, इधर घुमा, फिर इधर आया, 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 फिर यहाँ पहुंचा। अब ये कितना डिस्टेंस तय कर लिया? सपोज करते हैं ये 300 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस हमारा वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कि हम जो पाथ पे चले उसका लेंथ कितना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके चले, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चले। जो घर सीधा जाने से क्या होता है, इसको 100 मीटर का डिस्टेंस पड़ता, वो ऐसे मूव करके गया, ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे मूव करके गया, तो क्या पड़ा इसको? 300 मीटर। बिकॉज हियर द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर बाय रामू इज 300 मीटर। So our distance is the length of actual path covered by a object or somebody is known as distance, and it is a scalar quantity. And it is a scalar quantity. हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आप लोगों को डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन में या पीडीएफ में मिल जाएगी, मैं सिर्फ यहाँ समझा रहा हूँ, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस डिस्टेंस मेजर इन मीटर। हमारा डिस्टेंस मीटर्स में मेजर होता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। इसकी एसआई यूनिट आप देख सकते हैं, मीटर्स में होता है, जिसको हम एम से सिंबलाइज करते हैं। सो डिस्टेंस इज एक्चुअल
path sorry distance is the length of actual path covered by anybody, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज देखो यहाँ ऐसे गया, ये कौन सा डायरेक्शन में चल रहा था, ये चला हमारा ईस्ट साउथ की ओर, फिर ये चला साउथ की ओर, फिर ईस्ट की ओर, फिर इधर किधर डायरेक्शन आ गया, इधर का डायरेक्शन क्या बोले, ये हो गया हमारा वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, फिर हमारा चला यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे हमारा डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन का रूल नहीं है। So distance is a scalar quantity because there is no direction associated with this quantity। मतलब इसके साथ कोई भी डायरेक्शन नहीं है हमारा, हम डायरेक्शन चेंज करते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट्स नीड ओनली मैग्नीट्यूड और नंबर्स। हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ नंबर से। 300 मीटर मतलब उसने कितना चला, 300 मीटर। किस डायरेक्शन में, कोई मतलब नहीं है, ईस्ट की तरफ चला, वेस्ट की तरफ चला, कुछ नहीं। 300 मीटर कितना चला, 300 मीटर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से रामू निकला, यहाँ से रामू निकला राम के घर जाने के लिए, तो कितनी ऐसी पाथ होंगी जिसको ये ले सकता है। मतलब यहाँ से रामू के घर से राम के घर जाने में कितना रास्ता ये निकाल सकता है, कितना रास्ता। ठीक है, आप ये सोचो कि इसके अगल बगल कुछ नहीं है, रोड वगैरह नहीं है, प्लेन जगह है, कितने पाथ इसमें हो सकते हैं। तो रामू ऐसे करके ऐसे भी जा सकता है, रामू ऐसे करते हुए ऐसे भी जा सकता है, ऐसे करके ऐसे जा सकता है। सो देर आर इनफाइनाइट नंबर टू रीच रामूज होम, है ना। कोई भी रास्ता ऐसे करके ले जाए तो रामू के घर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम रामू का घर पहुंच सकते हैं इस तरह करके।